Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, most merciful. Today we have lecture number 19 and it is final lecture of our schedule of 7-week schedule. और ये आखिरी लेक्चर है और इसमें इंशाल्लाह आज हम बायोटेक्नोलॉजी का आखिरी टॉपिक जो है ना कि जनरल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इस चैप्टर की एक्सरसाइज ये हम देखेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। सब से पहले है जनरल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या किरदार है। इसमें हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन एग्रीकल्चर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं ना, दे आर हेल्पिंग अस अ लॉट इन मैनी एरियाज। सबसे पहले है शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस प्लांट्स विच कैन टॉलरेट शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो लिहाजा ख़ास तौर पर जो एरिड एरियाज़ हैं दुनिया के और जहाँ पे एग्रीकल्चर ड्यू टू द डर्थ ऑफ वाटर इज़ आलमोस्ट नियर इम्पॉसिबल, तो उन एरियाज़ में भी एग्रीकल्चर अब हम कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव बीन एबल टू मेक ट्रांसजेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स विच कैन टॉलरेट शॉर्टेज ऑफ वाटर बेटर दैन अदर क्रॉप्स। सिमिलरली वी हैव मेड प्लांट्स विच कैन टॉलरेट अबंडेंस ऑफ वाटर। तो ऐसे प्लांट्स हम बनाने में के काबिल रहे हैं जो वाटर लॉगिंग और सलिनिटी, यानी ऐसे एरियाज जहाँ पानी बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है, इनंडेटेड होती है ज़मीन, गली होती है और उसमें प्लांट की जड़ें सर्वाइव नहीं कर सकती, तो इस तरह के भी अब हमने प्लांट्स बनाए हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके। इसी तरह से एग्रीकल्चर ही में हम जो है ना ऐसे जीन क्रॉप्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने में कामयाब रहे हैं जो कि उनको हर्बिसाइड रेजिस्टेंट कर देते हैं। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप अगर आपकी क्रॉप हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है तो यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ हर्बिसाइड ऑन द क्रॉप, और उससे हर्ब्स तो किल हो जाएंगी, तो लिहाजा क्रॉप जो है वो बच जाएगी। तो सेलेक्टिव वीड किलर के तौर पे आप फिर इस्तेमाल कर सकेंगे डिफरेंट हर्बिसाइड्स को, वीड्स या हर्ब्स किल हो जाएंगी और हमारी क्रॉप को कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी टेम्परेचर टॉलरेंट क्रॉप्स भी हम बनाने में कामयाब रहे हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंस, डिजीज़ रेजिस्टेंस, तो ये कुछ और एरियाज़ हैं जिनमें इंसान ने बहुत काम किया और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई हैं, और इससे जो है ना हमारा एग्रीकल्चर उसके अंदर एक नया रेवोल्यूशन लाने में हम कामयाब हो रहे हैं और होंगे। और आप देखें जिस रफ्तार से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो नियर फ्यूचर में फूड की जो ज़रूरियात हैं ह्यूमंस की, उनको पूरा करने में जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो हैं उनका बड़ा अहम रोल होगा। वरना अगर ये क्रॉप्स हम बनाने में नाकाम हो जाते या हो जाएं तो हम फ्यूचर में इंसानों की प्रोटीन की ज़रूरत, इंसानों की आयल की ज़रूरत, इंसानों की जो डे टू डे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है उनको पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंसान इस वक्त 7 बिलियन ह्यूमंस में से 1 बिलियन आर ऑलरेडी अंडर नॉरिश्ड। तो लिहाजा जब पॉपुलेशन 2050 तक डबल हो जाएगी, इंसानों की 14 बिलियन के करीब चली जाएगी, तो उस वक्त इंसानों को फीड करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के अलावा इंसान के पास कोई और टूल नहीं है। अच्छा, अब इसी तरह से इन्वायरमेंट है इंसान का, तो इन्वायरमेंट इज़ फास्ट डिग्रेडिंग। इन्वायरमेंट जो है ना, इट हैव बिकम एक्यूलीज हील ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये एक ऐसी कमज़ोरी बन चुका है हमारी जो जल्द या बेदेर इंसानों को या इंसानी सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी कमज़ोरी का बायस बनेगी, और मे बी के इट लीड्स टू कंप्लीट एरेडिकेशन ऑफ ह्यूमैनिटी अगर हम एनवायरनमेंट को ठीक करने में नाकाम हो जाते हैं। इसके इन्वायरमेंट ज़ाहिर है इसको तरह तरह के नुकसान हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, पोल्यूटेंट्स फैल रहे हैं पानी के अंदर भी, सॉइल में भी,
और एयर में भी। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी है ना जो वो हमारे रेस्क्यू के लिए हाज़िर है यहाँ पे, और हमने ऐसी क्राफ्ट्स बनाई हैं, ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्लांट ऐसे हमने बनाए हैं जो कि बायो रेमीडिएशन करते हैं, यानी दे करेक्ट आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे माहौल के अंदर नुकसानदेह पोल्यूटेंट्स हैं उनको कम करते हैं। ये बैक्टीरिया, ये बायोफिल्टर्स कहलाते हैं ये बैक्टीरिया। तो हम इनको जो वेंट्स हैं यानी चिमनियाँ हैं कारखानों की, गाड़ियों की, उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पॉइजनस गैसेस जो निकलेंगी या निकलती हैं उनको ये फ़िल्टर करके गैसेस को क्लीन करके आगे भेजेंगे। तो लिहाजा जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो कि बायोफिल्टर कहलाते हैं, ये इन्वायरमेंट की इस्लाह के लिए बनाए हैं इंसान ने, और इंसान को इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इन्वायरमेंट की इस्लाह के लिए ये हमारे बड़े काम आएंगे। इसी तरह से कई ऐसे बैक्टीरिया हमने बनाए हैं जो कि TNT यानी ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन और RDX एक्सप्लोसिव यानी रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ये ज़मीन पे अगर पड़े हों TNT यानी डायनामाइट और RDX वगैरह, RDX ज़ाहिर है TNT से भी बड़ा एक्सप्लोसिव है, मॉडर्न एक्सप्लोसिव है, ये अगर ज़मीन पे पड़े हों तो वी हैव मेड सम बैक्टीरिया विच कैन क्लियर दैम। इसी तरह से जो ऑयल स्पिलेज है, ऑयल टैंकर से सम टाइम ऑयल गिर जाता है तो विच कैन काज पोल्यूशन इन ओशंस, उसका हल भी इंसान ने ऐसे मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाए हैं जो कि उस ऑयल को ईट करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, एंड देन दे क्रिएट सेल्फ सुसाइड। तो लिहाजा ये बड़े काम के बैक्टीरिया हैं और इंसान को बड़ी उम्मीद है इनसे कि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में ये अहम किरदार अदा करेंगे। और ज़ाहिर है ये सारा बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से या बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से हम ये करने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह से इंसानों ने हेल्थ में हेल्थ एक ख़ास शोबा है इंसान का जिसमें बायोटेक्नोलॉजी हमारी बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही है। हेल्थ में सबसे पहला जो है ना वो है एक अहम फैक्टर है थेराप्यूटिक्स, यानी ऐसी चीज़ें इंसान ने बनाई हैं विच कैन हेल्प कंट्रोल अस डिफरेंट डिजीज़। मिसाल के तौर पर ह्यूमन इंसुलिन का भी थोड़ी इससे पिछले लेक्चर में हमने तज़किरा किया था। इसी तरह से एक प्रोटीन है जिसे हम इंटरफेरोन बोलते हैं। तो इंटरफेरोन जो है ये नेचुरल ह्यूमन प्रोटीन है, और ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना उसका एक बहुत बड़ा सोल्जर है। ये एंटीवायरल है ये प्रोटीन, एंड इट किल्स ऑल दोज वायरसेस विच इंट्रूड इनटू ह्यूमन बॉडीज़। तो लिहाजा इंटरफ्यूरोन जो है ना ये अब बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके और लेबॉरेटरी कंडीशंस में ये बनवाई जा रही है, और हेपेटाइटिस को बॉडी में से एरेडिकेट करने के लिए ये एक थेराप्यूटिक मेडिसन, एक थेराप्यूटिक एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है इंटरफेरोन। इसी तरह से इंसुलिन का तज़किरा पहले हुआ, तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये हमारा नेचुरल हार्मोन है जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज़ हाइट ऑफ ह्यूमंस व्हेन दे आर इन देयर ग्रोइंग एज। और जब जो ग्रोन अप्स होते हैं उन ग्रोन अप्स के अंदर ये प्रोटीन बनवा के तो बॉडी के वेट को कायम रखता है। तो सम टाइम ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड not sufficient levels of human growth hormone are produced in body and it can lead to retarding of the growth। तो लिहाजा इंसान जो है ना ये ग्रोथ हार्मोन भी लेबॉरेटरी में अब बना रहा है, और इंसानों की हेल्थ को इसने बेहतर करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसी तरह से
हेल्थ ही का एक और शोबा है और वो है डायग्नोस्टिक्स। यानी बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इंसान डिफरेंट जर्म्स या डिजीज़ का बॉडी में वो मौजूद हैं या नहीं हैं इसका पता चला सकता है। तो HIV टेस्ट करने की किट्स इस वक्त मौजूद हैं। इसी तरह से रोज़ाना की बुनियाद पे शुगर मॉनिटर करने की किट्स मौजूद हैं जो छोटी सी टेस्ट स्ट्रिप से आप कर सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो चेक करने के लिए हमारे पास मेडिकल टेस्ट किट्स मौजूद हैं और ये सारा बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। ज़ाहिर है ये एंजाइम बेस्ड होती हैं ये मेडिकल किट्स और ये एंजाइम जो हैं दे आर प्रोटीन्स और ये प्रोटीन जो है ना दे आर बीइंग मेड इन लेबॉरेटरी और फिर ये स्ट्रिप्स के ऊपर लगा के इंसानों को दी जाती हैं। तो डिफरेंट केमिकल्स को ये हमारी बॉडी के अंदर जब हम ब्लड इन पे रखते हैं टेस्ट करके बताती हैं कि हाउ मच शुगर इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड, हाउ मच कोलेस्ट्रॉल इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड और सम वायरल एजेंट्स आर प्रेजेंट आर नॉट। फॉर एग्जांपल HIV और जैसा कि आजकल हो रहा है कोरोना को टेस्ट किया जा रहा है। तो ये सारा जो है ना दैट इज़ ड्यू टू द रेवोल्यूशन इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये हेल्थ के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा नॉवेल और बड़ा हेल्पफुल इस्तेमाल है जो इंसान कर रहे हैं। इसी तरह से मेडिकल के एक दो शोबे और हैं कि मेडिकल डिवाइसेस बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ना वो हो रहा है आजकल। ख़ास तौर पर जो प्रोस्थेसिस हैं यानी जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं, मिसाल के तौर पे जो टीथ हैं या कोई कोशिशें हो रही हैं कि आर्टिफिशियल पैंक्रियास जो कि मुसलसल मॉनिटर भी करे इंसान की बॉडी के ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को और जितनी इंसुलिन जिस वक्त ज़रूरत हो उतनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट भी करे, तो ये एक ऑर्गेनाइड होगा या प्रोस्थेसिस इसको कहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसान आजकल बना रहा है और उसको काफ़ी सक्सेस भी हुई है। इसी तरह से आर्टिफिशियल आई ये भी किसी हद तक हम बनाने में कामयाब हुए हैं और दैट इज़ ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, अब एक और शोबा है कि फूड प्रोडक्शन, ये मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ एग्रीकल्चर के अंदर। तो बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू और रैपिड ग्रोथ रेट और ड्रग रेजिस्टेंट होना, बैक्टीरिया या माइक्रोबियल पैथोजन रेजिस्टेंट होना, इस तरह के करैक्टर्स हम क्रॉप्स में पैदा करने में कामयाब रहे हैं और इससे हमारी फूड प्रोडक्शन भी बढ़ी है, फूड की क्वालिटी भी बढ़ी है। अच्छा, इसी तरह से एक और बहुत बड़ा एरिया है, ये है फूड प्रिजर्वेशन। तो ये ऑफन इट हैव बीन सीन कि वी आर एबल टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ फूड बट दैट फूड वी कैन नॉट कीप इनडेफिनेटली और वी कैन नॉट प्रिजर्व इट फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल पोटैटोज़ हैं तो वो बड़े बड़े ग्रोथ शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अनियंस हैं तो दे स्टार्टेड टू ग्रो, उनकी जो डॉर्मेंसी का पीरियड है वो खुद ही ख़त्म हो जाता है और वो उगना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा स्टोरेज लाइफ बढ़ाने के लिए ख़ास तौर पर जो पल्पी वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, मसलन टोमेटो है या मैंगो है, तो दे आर ईजिली रोटन। तो वी हैव बिन एबल टू प्रोड्यूस by introducing genes of our choice and modifying genetic makeup of different crops, और इस तरह करके हम ऐसी फूड क्रॉप्स बनाने में कामयाब रहे हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है। आलू है तो हम ऐसा पोटैटो बनाने में कामयाब रहे हैं जो 2-3 साल तक ग्रो नहीं करता। इसी तरह से टमाटर ऐसा हम बनाने में कामयाब रहे हैं कि जो 5 से 20 दिन तक शेल्फ पे पड़ा रहे, तो बग़ैर रेफ्रिजरेशन के, बग़ैर किसी प्रिजर्वेटिव के वो ख़राब नहीं होता।
तो इस तरह से सिर्फ ये आलू, अनियन और टमाटो के साथ नहीं, और भी बहुत सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इस वक्त इंसान बना रहा है, और इनसे बड़ी हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये फूड शार्टेज को ओवरकम करने में इंसान की हेल्प करेंगे। इसी तरह से वैक्सीन्स का पहले भी तज़किरा आया है, तो ये हेल्थ में का ही एक सब टाइटल था, वैक्सीन्स कई बीमारियों की बना रहा है इंसान, और वो एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी से बन रही हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दी थी हेपेटाइटिस बी की। इसी तरह से एनिमल्स की जो डिज़ीज़ है, वायरल डिज़ीज़ है मुंह खुर की, फुट एंड माउथ डिज़ीज़, उसके ख़िलाफ़ भी जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके इंसान ने बनाई है अब वैक्सीन। और ये जूनोटिक डिज़ीज़ है, यानी ये एनिमल से इट कैन जंप टू द ह्यूमंस। बिल्कुल आजकल ये जो कोरोना फैला हुआ है, कोरोना के वायरस की तरह जंप करके आ सकती है मुंह खुर की बीमारी इंसानों में, तो इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन हम पहले ही बना चुके हैं। और कोरोना के ख़िलाफ़ आपको पता है वैक्सीन बनाने का काम हो रहा है, और जो कोरोना की वैक्सीन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बन रही है, यानी होल कोरोना वायरस इस्तेमाल करने की दुनिया भर में किसी जगह कोई कोशिश नहीं हो रही। ऐसी वैक्सीन बनाई जा रही है जिसमें सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ पार्ट्स या डीएनए के कुछ हिस्से जो है ना कोरोना वायरस के, वो हम ग्रो करके वायरसेस में या फंगस में ग्रो करके हम उनकी कापियाँ बना के उनको इंसानों के अंदर इंजेक्ट करके देख रहे हैं कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है या नहीं। और ये सारा जो है ना ये बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रहा है। एंड आई एम होपफुल इंशाल्लाह कि सून ह्यूमैनिटी विल बी एबल टू ओवरकम एंड ओवर पावर दिस डिज़ीज़ विच हैव डिवास्टेटेड आवर लाइफ्स थ्रू आउट द ग्लोब। तो इंशाल्लाह बाद में बात जारी रहेगी। ये इस वीक का 7th और फाइनल लेक्चर चल रहा है, 7th वीक का फाइनल लेक्चर है ये, और इसमें आज थोड़ा सा वक्त बचा है, तो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा ना एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लें। इसमें जो MCQ क्वेश्चन है ना, इनको तो इनकी की दी हुई है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला है डिफाइन फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, प्लाज्मिड, इंसुलिन, वैक्सीन। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने डिस्कस ना की हो। तो आई एम होपफुल के आवर स्टूडेंट्स कैन डिफाइन देम नाउ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 30% ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज़ एडेनिन, व्हाट परसेंटेज साइटोसिन। तो एडेनिन 30% हो तो मैं ये कैलकुलेट कर देता हूँ। एडेनिन 30% होने का मतलब है थाइमीन भी 30% होगी। तो आप पीछे आप देख लें, 30% ये होगी, 30% ये होगी, तो टोटल 40% रह गया। तो गवानीन अब 20% होगी और साइटोसिन 20% होगी। ये जो है ना ये एक्चुअली ए के सामने हमेशा थाइमीन और गवानीन के सामने हमेशा साइटोसिन होती है। ये रूल है, इसको शरगाफ रूल कहते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को याद रखने के लिए हम इसको एट गवर्नमेंट कॉलेज का रूल भी कह देते हैं। तो अगर एडेनिन जैसा कि उसने बताया 30% है, तो इट इज़ डेड श्योर दैट थाइमीन इज़ गोइंग टू बी 30% एज वेल, एंड बोथ ऑफ दीज इफ आर प्रेजेंट इन 60% in the DNA, then other two bases guanine and cytosine are going to be 40%, and both guanine and cytosine will be 20%, 20% or half of the 40% each. अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम। तो क्रोमाटिन बेटा वो मटेरियल है जो कि स्प्रेड होता है, थ्रेड्स की तरह का फैला हुआ मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद होता है, और जब ये क्वाइल कर जाए, जैसे आप यूँ समझें कि धागे बिखरे हैं, तो मैं उनकी एक स्पूल, उनकी एक जो है ना रील बना दूं, तो वो मोटा हो जाएगी वो रील और वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही है, क्रोमाटिन इज़ अ स्प्रेड डीएनए मटेरियल इन द न्यूक्लियस, while when it condenses and coils and become thickened and become observable, then it is called as chromosome.
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में क्या फ़र्क है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्निक in which we use biological organisms or their parts। बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं हम, फंजाई इस्तेमाल करते हैं, वायरसेस इस्तेमाल करते हैं फॉर ह्यूमन बेनिफिट। तो लिहाजा बायोटेक्नोलॉजी तो ये है। और इसमें आप जानते हैं कि कुछ एनिशेंट किस्म की टेक्निक्स हैं जैसे दही बनाना और लिक्कर बनाना, और कुछ मॉडर्न हैं जैसे इंसुलिन बनाना। अच्छा, बैक्टीरियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ज़ाहिर है बैक्टीरिया आर फेमस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मैनी ऑफ देम आर पैथोजेंस, दे कैन कॉज डिजीज़ एंड मैनी ऑफ देम आर बेनिफिशियल एज वेल। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि एस्चेरिशिया कोलाई। तो ये इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहने आमतौर पर ऐसे लिख देते हैं, इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहने वाला बैक्टीरिया है, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इंसुलिन की प्रोडक्शन में या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत इस्तेमाल होता है। बहरहाल बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं जी। इसके बाद नेम अ फ्यू बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो देयर आर सो मैनी, जैसा कि हमने कहा इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं विच कैन बायोरेमीडिएट डिफरेंट पोल्यूटेंट्स। इसी तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं या वैक्सीन्स हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इसी से यानी बायोटेक्नोलॉजी से बनती है दुनिया भर में। What is meant by the term genetically modified? तो genetically modified mean that we have modified the DNA or genes of a living organism. For example, a bacterium which have human insulin gene in its body will be called as transgenic bacteria or genetically modified bacterium. अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन है नेम अ न्यूक्लिक एसिड अदर दैन डीएनए। तो अदर दैन डीएनए बड़ा फेमस न्यूक्लिक एसिड है और उसे कहते हैं जी आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इंशाल्लाह आप बड़ी क्लासेस में, जैसे आपने 8th में डीएनए के बारे में पढ़ा है, आप 10th में और 9th क्लास में आरएनए का नाम सुनेंगे 9th क्लास में, और 10th में इंशाल्लाह आप इसका फंक्शन भी पढ़ेंगे। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन डीएनए से मिलता ही है विद फ्यू डिफरेंसेस। नेम अ न्यूक्लियोटाइड अदर देन एडिनाइन, थायमीन, साइटोसिन एंड गवानीन। तो एक और बड़ा फेमस न्यूक्लियोटाइड है, उसे कहते हैं जी यूरासिल, जो कि इस्तेमाल होता है आरएनए के अंदर, राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये वाले 4 न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं, यानी एडिनिन, यूरासिल, गवानीन और साइटोसिन। अब एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले एक्सप्लेन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो ज़ाहिर है ये मैंने जितना का हमारे 8th क्लास के कोर्स में है उतना मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, और इसका प्रोसेस जो है हमारे लेक्चर्स में भी मौजूद है और बुक में भी मौजूद है। तो आप वहाँ से सुन भी, लेक्चर भी देख सकते हैं और बुक से पढ़ भी सकते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियम, ये भी मैंने बताया था, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। बैक्टीरिया आर बेटा सिंपल ऑर्गेनिज्म, दे हैव जस्ट 1 सेल इन देयर बॉडी, और इनका सेल जो होता है उसके ऊपर एक वाल होती है जो कि म्योरिन से बनी होती है। प्लांट के बरअक्स बैक्टीरियल सेल वाल कंटेन्स म्योरिन विच इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन। तो सेलुलोज नहीं होता है बैक्टीरिया की सेल वाल के अंदर। बैक्टीरिया आल्सो हैव अ मोटिलिटी ऑर्गन कॉल्ड एज flagellum which is a hair like structure. Bacteria also have villi. Bacteria have no nucleus and no other membrane bounded organelles like mitochondrion and endoplasmic reticulum। ये चीज़ें नहीं होती बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम अलबत्ता होता है बाकी सेल्स की तरह, एनिमल और प्लांट सेल और फंगल सेल्स की तरह। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंपलर ऑर्गेनिज्म हैं
और इनका सेल उतना कम्प्लेक्स नहीं है जितना एनिमल, प्लांट का और फंगस का सेल है। अच्छा, प्लांट और फंगस के सेल के बरक्स बैक्टीरिया हैव नो न्यूक्लियस एज वेल, and bacteria have just one single chromosome which is circular in shape and which is not thread like or longitudinal like the chromosomes of other organisms. What are the general applications of biotechnology in agriculture? तो ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है, hopefully you can understand it. What are the general applications of biotechnology in environment related issues? तो इसका मैं वैसे तो बता चुका हूँ, लेकिन रिपीट इट फॉर योर बेनिफिट कि इन्वायरमेंट के अंदर बेटा एक तो जो हम पोल्यूटेंट्स डालते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो वी हैव मेड बैक्टीरिया विच आर जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड विच कैन फिल्टर आवर एफ्लुएंट गैसेज. सो गैसेज विच कम आउट ऑफ आवर कार एग्जॉस्ट, विच कम आउट ऑफ आवर हाउसेज, विच कम आउट ऑफ फ्राम आवर फैक्ट्रीज, उनको फिल्टर करके, उनको साफ़ करके बैक्टीरिया भेजते हैं. इसी तरह हमारा सीवेज का वाटर है, उसको भी वी हैव मेड सम बैक्टीरिया जो उनको फिल्टर करते हैं. इसी तरह से ऑयल स्पिलेज है, तो उसके लिए उसकी भी बायो रेमीडिएशन हो जाती है, यानी उसको भी साफ़ किया जा सकता है. देयर आर सम बैक्टीरिया विच कैन ईट अवे दिस स्पिल्ड ओवर ऑयल, जो कि वाटर पोल्यूशन करता है. तो इसी तरह और भी मतलब एप्लीकेशंस हैं और वो लिखी हैं बुक में, और कुछ का मैंने तज़किरा भी किया था, तो आप देख सकते हैं. What are the general applications of biotechnology in health related issues? तो ये ज़ाहिर है आपके लिए एक्चुअली क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन. तो पढ़ा तो आपने है इस सवाल को, तो आप इसका आंसर मेरे लेक्चर में भी देख सकते हैं और बुक में भी. हाउ इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इम्पॉर्टेंट? तो ज़ाहिर है भाई जेनेटिक मॉडिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ में भी इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट में भी इम्पॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर में भी इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ ट्राइंग टू हेल्प अस गिव मोर फूड, इट इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, इट इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर एनवायरनमेंट, इट इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर एग्रीकल्चर, इट इज़ ट्राइंग टू गिव अस प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स. तो लिहाजा इनकी थोड़ी थोड़ी तफसील भी बता दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और बहरहाल बाकी इसके आंसर हम बुक में पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. तो उम्मीद है आप लोगों ने मेरी बातें गौर से सुनी होंगी और आपको बेटा समझ भी आई होगी. इंशाल्लाह हम अगला जो शेड्यूल होगा हमारा लेक्चर्स का, उसके मुताबिक अपना काम जारी रखेंगे. आप लोगों के देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.